अस्सलामुअलैकुम। आज हम बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के। और मैं हूं तला सलीम, मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। और आज हम बुक के क्वेश्चन आंसर एज आई टोल्ड यू पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बुक के क्वेश्चन आंसर्स में पहला है डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, गिव देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो आपको क्रोमोसोम्स की सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है कि क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्रोमोसोम्स डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है। डीएनए अगेन बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है और हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है: फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्साइरिबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब अगेन के नाइट्रोजनस बेसिस भी चार तरीके की होती हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। उसके बाद अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स नेगेटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन से एक होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो डीएनए इन प्रोटीन्स पर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद यानी 8 तकरीबन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में एक एम्प्टी डीएनए होता है जिसे स्पेसर डीएनए भी कहते हैं या कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं आप। उसके बाद अब ये जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग का ये हिसाब है कि ये एक और कॉइलिंग होती है और ये फिर उसके बाद अगेन कंडेंसेशन होती है, सुपर कॉइलिंग। तो इतना ये कॉइल होता है कि एक जो आपका स्ट्रैंड है वो तकरीबन 7 फीट का होता है और वो इस इतने छोटे न्यूक्लियस में जो कि आपकी नेकेड आई से नजर भी नहीं आए उसके अंदर वो मौजूद होता है फिर। अब फिर साथ ही एक है, दो स्ट्रक्चर मजीद होते हैं। एक कहलाता है हीट्रोक्रोमेटिन और दूसरा कहलाता है यूक्रोमेटिन। दोनों में डिफरेंस ये है कि हीट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है और ये वो हिस्सा होता है डीएनए का जो कभी अपने एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। यानी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस नहीं होती है। आप यूं समझ लें कि इट इज अ लॉस्ट इंफॉर्मेशन। और अगर मैं स्टेनिंग की बात करूं तो ये डार्कली स्टेन्ड होता है, जबकि इसके पूरे ऑपोजिट यूक्रोमेटिन होता है। आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स बन रही है वो इस वजह से बन रही है कि यूक्रोमेटिन की ट्रांसलेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में तरह तरह की प्रोटीन्स बन रही हैं। सो बेसिकली इट इज द एक्सप्रेस पार्ट ऑफ द डीएनए। अगला यहाँ पे आप ये डायग्राम मेंशन कर दें, डायग्राम बनानी लाजमी होती है वैसे। उसके बाद प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। अब एक्सपेरिमेंट दो हुए थे कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या नहीं है। सबसे पहले तो फ्रेड ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने नॉन वायरुलेंट और वायरुलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। माइस में उसने हीट किल्ड भी यूज किया था। तो इस तरीके से फिर एक कंक्लूजन डेवलप हो गई थी कि इंफॉर्मेशन जो है वो डेड होने के बावजूद भी नए स्ट्रेन्स में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद फिर हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे किया था कि उन्होंने डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे और उन्होंने आइसोटोप्स को लेबल कर दिया था वायरल कोड और वायरल कोड प्रोटीन और सिमिलरली वायरल डीएनए के साथ। तो उन्होंने जब बैक्टीरिया जो जिसपे इन्फेक्ट हुए थे यानी बैक्टीरियल सेल्स उन पे देखा तो बैक्टीरियल सेल्स में वायरल यानी जो रेडियो एक्टिव डीएनए वो मौजूद था। सो इससे ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि डीएनए ही ट्रांसमिट हुआ। सो बेसिकली डीएनए ही है जो कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करवा रहा है और डीएनए में इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है डिस्कस दी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड इट्स रेप्लिकेशन। अब वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक मॉडल पेश किया था जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। सो बेसिकली वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल पेश किया था उसके हिसाब से कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आपस में एक दूसरे जो होते हैं वो लेटर की तरह बाइंड हुए हुए होते हैं। और साथ ही ये कि जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो डीएनए का वो है न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है: डीऑक्साइरिबोस शुगर विच इज अ पेंटोज शुगर एंड देन द नाइट्रोजनस बेसिस। सो नाइट्रोजनस बेसिस की दो तरीके की है, एक प्यूरिन और दूसरी पायरिमिडीन बेसिस होती है। प्यूरिन बेसिस डाइसाइक्लिक इसलिए क्योंकि दो साइकिल बेसिकली साथ जुड़ी हुई होती हैं, या इन्हें आप डबल रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये एडेनिन और गुआनिन इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। जबकि पायरिमिडीन बेसिस की मैं बात करूं तो ये मोनोसाइक्लिक है और इसकी एग्जांपल में साइटोसिन एंड थायमीन आ जाती है। अब तीसरी चीज जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों चीजों की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, लेकिन अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड हटा देता हूं तो इस वजह से अब जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड है जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। साथ ही अब ये कि एक डायग्राम है जिससे आपको ये पता मजीद क्लियर हो जाएगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से है।
तो यहाँ पर ये है पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, और ये आपका आ गया नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में देखें तो एडेनिन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। बाकी ये जो है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और इस तरीके से ये डीएनए का एक बैकबोन सर्व कर रहा होता है। अब डीएनए जो है, डीएनए में जो मैंने आपको बताया 3 कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड में, डीऑक्साइरिबो शुगर, फॉस्फेट बॉन्ड एंड दी नाइट्रोजनस बेसेस। अब हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, यानी एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन व्हाइल साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन। सो ये स्टैंड एक बताया था, और उसके साथ साथ फिर ये भी कि एक ट्रेंड जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस के बाद अपीयर होता है। शरगाफ रूल भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि शरगाफ रूल ये कहता है कि जितने अमाउंट ऑफ एडेनिन होगी उतनी अमाउंट ऑफ थायमीन भी मौजूद होगी, या फिर जितनी अमाउंट ऑफ साइटोसिन है उतनी ही अमाउंट ऑफ गुआनिन भी डीएनए में मौजूद होती है। सो इन शॉर्ट द प्यूरिन बेसिस आर ऑलवेज इक्वल टू दी पायरिमिडीन बेसिस, जिसकी एक मैंने आपको एग्जांपल भी सॉल्व करके बताई थी लेक्चर में, कि अगर सपोज आपको कहा जाए कि 50% 40% सपोज साइटोसिन मौजूद है, आपने थायमीन फाइंड करना है। अब आपको पता है कि साइटोसिन और गुआनिन की सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो 40 40 80 बचा कितना 20, तो मीन्स 10% एडेनिन और थायमीन मौजूद है। तो इस तरीके से शरगाफ रूल एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि शॉर्ट आंसर्स आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोटाइप्स। कैरियोटाइप्स आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं सेल्स में, तो क्रोमोसोम्स की एक पर्टिकुलर एरे, यानी इसमें सारे क्रोमोसोम्स का आप सेट एक शो कर दें, ये कैरियोटाइप कहलाता है। एंड नेक्स्ट है व्हाट आर ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स हो, या ऐसे क्रोमोसोम्स जो आपके सोमैटिक सेल्स में मौजूद है, ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ये ट्रांसमिट नहीं होते वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी ये कि अगर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ऑटोसोम्स की वजह से नहीं जाती है। इसके बरक्स जो ऑटोसोम्स के अलावा जो दूसरे क्रोमोसोम्स हैं वो है सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड दे डिटरमिन द सेक्स ऑफ योर ऑफ एनी इंडिविजुअल, कि इधर वो मेल है या फीमेल है। इफ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आ जाए दैट मींस के जो इंडिविजुअल है वो फीमेल है, जबकि एक्स वाई रिप्रेजेंट्स के ये मेल है। अब सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो सिर्फ सेक्स सेल्स में मौजूद है, यानी स्पर्म्स एंड ओवा में, और इन्हीं की वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन 3 है डिफाइन क्रोमोसोम्स एंड इट्स टाइप्स। क्रोमोसोम्स मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि क्रोमोसोम्स हेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, और इन्हीं की वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। क्रोमोसोम्स की जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से होता है, कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अगर क्रोमोसोम्स के सेंटर पर ही सेंट्रोमेयर मौजूद हो सो इट इज द मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमेयर मिडिल से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक होता है कि जब सेंट्रोमेयर नियर टू द टर्मिनल हो या नियर टू द एंड पॉइंट हो, ये एक्रोसेंट्रिक है। एंड टीलोसेंट्रिक पर सेंट्रोमेयर एंड पोजीशन पर मौजूद होता है। फिर क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, यानी सबसे पहले मेंडल ने तो अपनी एक बात कह दी थी कि ट्रेड्स का एक फैक्टर उन्होंने डेवलप कर दिया था, कि ट्रेड्स जो है वो कोई चीज है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, फैक्टर्स जो है। उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए कार्ल गॉरेंस वगैरह जब मुख्तलिफ थ्योरीज हुई, कार्ल गॉरेंस ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का सजेस्ट किया कि क्रोमोसोम्स जो है वो व्हीकल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। वॉल्टर सटोन ने थ्योरी पेश की थी, तो उस थ्योरी के मुताबिक जो है ये 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये सबसे पहले तो पहला पॉइंट था कि रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर मेंडल की बात सही है तो स्पर्म में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, लेकिन अगर क्योंकि देखें दोनों में इंफॉर्मेशन सेम आ रही है, यानी अगर मैं जीन्स की बात करता हूँ, हाइट के जीन्स के, एक सपोज पेरेंट फादर जो है वो उनकी टॉलर है, मदर जो है वो उनकी हाइट कम है, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर टॉलर जीन्स एक्सप्रेस हुआ है, यानी कि उसका कद लंबा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है। तो अब क्योंकि स्पर्म में साइटोप्लाज्म कम है लेकिन इंफॉर्मेशन दोनों से आधी आधी ट्रांसफर हुई है, सो मींस के जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद है। दूसरा पॉइंट जो है वो है क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग मेयोसिस। अब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं मेयोसिस में, जो कि मेंडल ने भी बात कही थी। गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगल, यानी किसी भी इंडिविजुअल है उसके पास 2 क्रोमोसोम्स आते हैं, एक मदर से और एक फादर से आते हैं, जबकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास 2 कॉपीज आती हैं। चौथा पॉइंट फिर ये कहता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करता हूँ कि एक यहाँ पे हाइट का फैक्टर आ गया, हाइट के जीन्स, और दूसरा मैं कलर जीन्स की बात कर रहा हूँ,
तो ऐसा नहीं है कि हाइट जीन्स कलर जीन्स को इन्फ्लुएंस करेंगे या इफेक्ट करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। तो ये बात भी मेंडल ने अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कही थी। इससे ये बात फिर पता चली कि मेंडल की बात सही थी। क्वेश्चन 5 है कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। सो कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं कि फास्फोरिक एसिड, डीऑक्साइरिबोस शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूटेशन। कोई भी ऐसा चेंज जो कि जेनेटिक सीक्वेंस में हो और नॉर्मल सीक्वेंस से हटके हो तो ये कहलाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है, इधर रेडिएशन या केमिकल, तो जो भी है ये कहलाते हैं म्यूटाजेंस। इनकी वजह से क्या होता है, सीक्वेंस में डिस्टरबेंस आ जाती है, इधर पॉइंट म्यूटेशन और दी लार्जर म्यूटेशन। उसके बाद आपकी बॉडी में फिर प्रोटीन्स बनने हैं जिसको सेंट्रल डॉग्मा का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के पास जाता है और डीएनए से वो इंफॉर्मेशन कॉपी करता है जिससे प्रोटीन बनने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से एक प्रोटीन कॉपी हो जाती है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन सॉरी कॉपी होती है। व्हाट डू यू नो अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया मैं दोनों साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। दोनों में कंडीशन क्या है कि दोनों में पॉइंट म्यूटेशन हुई हुई है, यानी सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन। अगर मैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करता हूँ तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एडल्ट में तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्फेंट में डेवलपमेंट हो रही है तो फिनाइल एलेनिन जो है, यानी इसमें ऐसा एंजाइम नहीं बन पाता जो फिनाइल एलेनिन को ब्रेक करे। तो अब फिनाइल एलेनिन एडल्ट्स में हार्मफुल नहीं है लेकिन इन्फेंट के लिए हार्मफुल है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो रही है, खासतौर पे ब्रेन। तो ये इंटरफेयर करता है फिर जाके ब्रेन की डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से जो इन्फेंट है वो मेंटल रिटार्डेशन और इस तरीके के सिम्टम्स से फिर सफर करता है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं रह पाते, ज्यादा टाइम तक, यानी 30 ईयर्स इनकी एज होती है। और इसको ट्रीट करने का फिर ये भी तरीका होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें फिनाइल एलेनिन जिसमें कम हो। इसके साथ ही जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि 300 अमीनो एसिड की चेन है जो आरबीसी को बना रही है, उसमें से सिर्फ एक जगह अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाए, यानी वेलाइन आ जाए इन केस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, तो इसकी वजह से जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो जाता है और सिकल शेप के हो जाते हैं। साथ ही साथ एनेमिक, यानी ये कि ब्लड की डेफिशिएंसी भी होती है आरबीसी की। अब क्योंकि इससे क्या होता है कि क्लॉटिंग के चांसेस, और दूसरा ये कि ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये दो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डीएनए अगर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पर रैप हो जाए इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जीनोम जो है वो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को कहते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल में होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन कैरी करना, ट्रांसक्राइब करना फ्रॉम दी डीएनए टू दी राइबोसोम बाय द हेल्प ऑफ एमआरएनए। और ट्रांसलोकेशन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम के सेगमेंट के जाके लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एवोल्यूशन में एक तो हेल्प करता है ये, साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग। सबसे पहले डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। तो डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंस क्या है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए में थायमिन मौजूद है जबकि आरएनए में यूरेसिल मौजूद है। आरएनए की 3 टाइप से, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल, जबकि डीएनए की सिर्फ सिंगल टाइप मौजूद है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन की मैं बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन का काम जो है वो एक प्रोटीन यानी सेंट्रल डॉग्मा का पार्ट है। ट्रांसलोकेशन इज अ क्रोमोसोमल एब्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्राइब हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम डीएनए टू दी राइबोसोम बाय द हेल्प ऑफ एमआरएनए, जबकि ट्रांसलोकेशन में एक स्मॉल सेगमेंट क्रोमोसोम का उठ के दूसरे के पास जा रहा है। ट्रांसक्रिप्शन फेवरेबल प्रोसेस है और ट्रांसलोकेशन भी कुछ कंडीशन में फेवरेबल है इन केस ऑफ एवोल्यूशन। ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन बन रही है, ट्रांसलोकेशन में एक एबनॉर्मेलिटी भी पैदा हो सकती है। यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।